मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा। हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखते हैं कि अरस्तु ने संपत्ति को पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह बताया है। व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, मकान और उसके बौद्धिक व भौतिक विकास के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात ये आवश्यकताएं संपत्ति द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं। निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर होती है। तो इस प्रकार से अरस्तु साहब ने ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है और आगे वो निजी संपत्ति के औचित्य के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अरस्तु ने निजी संपत्ति की प्रथा का औचित्य क्यों है, औचित्य क्यों आवश्यकता है, तो इसमें उन्होंने बताया है। अरस्तु ने कहा है कि जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य पर पूरा ध्यान देना होगा। वो पूरा ध्यान देगा। आगे प्रकृति के द्वारा ही या प्रकृति के द्वारा भी व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। तो देखो, इसमें हम देखते हैं, हम हमारे व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि प्रकृति में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। हम केवल मनुष्य की बात ही नहीं करेंगे, पशु पक्षी जगत में भी थोड़ा थोड़ा ये पाया जाता है। और आगे ये परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए अपरिहार्य है। इसके आधार पर ही व्यक्ति जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है। तो संपत्ति है तो निजी संपत्ति है तो परिवार का अस्तित्व है और उसका सुचारू संचालन है, अन्यथा बड़ी दिक्कत आ जाती है। निजी संपत्ति सद्जीवन का एक आवश्यक साधन है। निजी संपत्ति के अभाव में उदारता, स्वतंत्रता और अतिथि सत्कार जैसे गुण नहीं अपनाए जा सकते। जैसे उदारता, हमारे देश के सामने राष्ट्रीय संकट आते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप और अब जैसे कोविड-19 जैसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन जैसी परिस्थितियों में हमने ये देखा है कि जो लोग भीख मांगकर खाते हैं, उन लोगों ने भी इस संकट के समय में इस देश को दान दिया है, उदारता का परिचय दिया है। और आदमी का स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र सोच, उसके पास कुछ होगा तो निश्चित रूप से वो दूसरे की बंधुता को स्वीकार नहीं करेगा, पराधीनता को स्वीकार नहीं करेगा। अतिथि सत्कार, जैसे मेरे घर पर कोई आ जाए तो मैं बहुत अच्छी उनकी सेवा करना चाहता हूँ,
आतिथ्य में कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो वो गुण मेरे अंदर कैसे आएंगे। तो इस मायने में संपत्ति का होना आवश्यक है। निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। संपत्तिहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता है। निजी संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्ति राज्य की ओर देखता है। तो हम जीवन में देखते हैं कि जिनके पास निजी संपत्ति है वो व्यक्ति अधिक उत्तरदायित्व होते हैं, अधिक उत्तरदायी होते हैं। वो स्वयं के प्रति भी और राज्य के प्रति भी और समाज के प्रति भी, और वो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की ओर देखते हैं, अर्थात राज्य के कानूनों का वो बढ़ चढ़कर पालन करते हैं। जबकि संपत्तिहीन व्यक्ति राज्य के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। वो राज्याज्ञा है, राज्य के आदेश हैं, उनकी अवहेलना भी कर देते हैं। और वो इसका कारण वही है कि वो संपत्तिहीन व्यक्ति न तो खुद के प्रति वो उत्तरदायी होता है, न समाज न राज्य के प्रति। तो इसके लिए भी संपत्ति होना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वो इसका प्रबंध करना जानते हैं और इस प्रबंध के अनुभव के आधार पर राज्य के प्रबंध में उपयोगी रूप से भाग ले सकते हैं। इस प्रकार अरस्तु नागरिकता का अधिकार उन्हें व्यक्तियों को देना चाहता है जिनके पास निजी संपत्ति हो। निजी संपत्ति जिसके पास भी होती है वो उसका प्रबंध करता है कि मैं थोड़ा उसको दोगुना कैसे करूं, तिगुना कैसे करूं, ये संपत्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार से इसका अधिक से अधिक प्रबंध सदुपयोग कैसे, तो इस प्रकार की चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और ये फिर गुण हैं, वो एक राज्य भी उनकी सेवा ले सकता है और ऐसे व्यक्ति राज्य को अपने प्रबंध किए गुणों से लाभान्वित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि निजी संपत्ति का औचित्य है। तो ये थोड़ा सा कि हमने देखा अरस्तु ने जो बताया उसके अनुसार, और अब हम संपत्ति प्राप्त करने के उपाय के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर अरस्तु ने वो दो उपाय बताए हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा अप्राकृतिक। प्राकृतिक उपाय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और शिकार को शामिल किया है, और अप्राकृतिक निजी संपत्ति अर्जन करने के उपायों के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य को लिया है, क्योंकि इसका उद्देश्य संपत्ति संग्रह होता है और अत्यधिक लाभ कमाना होता है। अत्यधिक लाभ कमाकर अधिक से अधिक संपत्ति संग्रह करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस महीने में इसको अप्राकृतिक कहा गया। दूसरा, ब्याज लेना भी अरस्तु ने अप्राकृतिक कृत्य बताया है, क्योंकि इसमें किसी की गरीबी और बेबसी का लाभ उठाते हुए अधिक पैसा पैदा किया जाता है। तो ये अरस्तु ने दो उपाय संपत्ति अर्जन करने के बताए हैं। और अब आगे संपत्ति का वितरण के बारे में बताया। अरस्तु ने संपत्ति वितरण के लिए 3 विकल्पों का वर्णन किया है। पहला है संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु इसका उपभोग सामूहिक हो। दूसरा, संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपभोग व्यक्तिक हो। तीसरा, संपत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपभोग भी सामूहिक हो। ये 3 उन्होंने बताए हैं। अब इन तीनों में अरस्तु है, तीनों में से अरस्तु ने प्रथम विकल्प के पक्ष में वो ज़्यादा दिखते हैं और कहते हैं कि धनी व्यक्तियों को अपना धन सार्वजनिक कार्यों में लगाना चाहिए, अर्थात संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु उसका उपभोग हो वो सामूहिक हो। इस पर उन्होंने बल दिया है।
और आज मैं मेरी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना, श्रवण किया। धन्यवाद।